हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे पहले पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी होता क्या, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। और अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट है यानी होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 1। और इम्पॉसिबल इवेंट जो होना ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से तो ज़्यादा होता है या 0 के इक्वल होता है, और 1 या 1 से क्या होता है, कम होता है। यानी प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग 0 और 1। कभी भी प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी में कहीं पर ए एंड बी लिखा हो तो इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का मतलब होगा ए यूनियन बी। ए बट नॉट बी का मतलब होगा ए माइनस बी, और बी बट नॉट ए का मतलब होगा बी में से ए को क्या कर दीजिए, माइनस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नाइदर ए नॉर बी लिखा हो तो इसका मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ना तो ए होगा एंड ना ही बी होगा। याद रखना, नाइदर ए नॉर बी में आप बीच में क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे आपको किसी मैच को जीतने की प्रोबेबिलिटी दे रखा हो 0.8, तो उस मैच के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.8, यानी ये हो जाएगा 0.2। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी चीज़ के होने आप प्लस उसी चीज़ के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ यूनियन है तो आपको इंटरसेक्शन माइनस करना है। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो माइनस आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी को करना है। उसके बाद आता है बच्चों डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो उसे हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन है तो बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये हो जाएगा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो उसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, फाई होगा। दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहा जाता है, जब वो डिसजॉइंट होता है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, फाई, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में फाई नहीं चलता, प्रोबेबिलिटी में फाई मतलब 0। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जो अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, उसमें पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट व्हेन अदर इवेंट ऑलरेडी अकर। जब एक इवेंट हो चुका हो तो दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जब इवेंट बी हो चुका हो, इसे बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवेंट बी हो चुका हो। तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको और अच्छे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने। A family has 2 children, तो एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है तो टोटल केसेस क्या हो सकता है बताओ, दोनों बॉय हो, दोनों गर्ल हो, या पहले बॉय हो या पहले गर्ल हो। ये 4 केस बनेगा अगर किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसे ए लिखना। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय, यानी आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब, गिवन दैट का मतलब हुआ जो हो चुका होगा, ये बी इवेंट होगा। हमेशा जब भी लिखा हो गिवन दैट तो समझ जाना ये इवेंट हो चुका हो। तो गिवन दैट में लिखना आपको
एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो गिवन दैट में लिखना है एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो कम से कम एक बॉय हो, तो जो गिवन होगा उसे बी लिखना है। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो इसमें बी बी भी आ जाएगा, बी जी भी आ जाएगा, जी बी भी आ जाएगा, कम से कम एक तो बॉय हो। तो अब यहाँ फॉर्मूले में डाल दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें कॉमन क्या, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो 1 और टोटल केस कितना हो गया 4, तो ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो गई। और नीचे लिखना बी की प्रोबेबिलिटी, तो बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो फेवरेबल केस 3 और टोटल केस कितना है 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। देखिए बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लिया है। इसमें क्या बोला गया, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स और ई इवेंट दे रखा है एट लीस्ट 2 हेड अपेयर्स और एफ इवेंट है एट मोस्ट 2 हेड अपेयर्स, तो आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका हो। तो देखिए 3 कॉइन को जब टॉस करेंगे तो टोटल केस क्या होगा 8 होगा। एच एच टी तीनों एच लिख करके और यहाँ से एच हटाओ, यहाँ पे टेल लिखो, फिर उसके बाद ऐसे शिफ्ट करते चलो, ये 4 केस ऐसे बनेंगे। और फिर उसके बाद 4 केस और बनाने के लिए जहाँ जहाँ पे हेड है वहाँ पे क्या लिख दो टेल, तो यहाँ पे 4 और केस बन जाएंगे, तो टोटल केसेस हो जाएंगे 3 कॉइन को फेंकने में 8। और इवेंट ई क्या बोला है, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा, तो 2 हेड वाला केस भी चलेगा और 3 हेड वाला भी चलेगा। और एफ में एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चलेगा, तो 2 हेड वाला भी चलेगा, 1 हेड वाला भी चलेगा और 0 हेड वाला भी चलेगा। इवेंट एफ में सिर्फ कौन नहीं चलेगा, तीनों हेड वाला नहीं चलेगा। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो सकता है, बस 3 हेड वाला केस इसमें नहीं होगा, तो इसमें 7 केस आ जाएंगे, बस कौन सा केस नहीं आएगा जिसमें तीनों हेड हो। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई जब एफ हो चुका हो तो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आप इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो 3 कॉमन में आ जाएंगे, तो 3 और टोटल केस क्या है 8, ये हो गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। और नीचे लिखनी होती है एफ की प्रोबेबिलिटी, तो एफ में कितने एलिमेंट है 7 और टोटल कितने हैं 8, 8 से 8 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3/7। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है, जैसे आपको ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो लगातार, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब इवेंट ए हो चुका हो। उसी तरह से अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, तो इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी दोनों हो चुका हो। उसी तरह से अगर एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि आपको एक प्लेइंग कार्ड में से 3 कार्ड को लेना है, पैक ऑफ 52 कार्ड में से 3 कार्ड आपको लेना है, तो उसमें आपको बोला गया है किंग, किंग और एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी पहले किंग आए, फिर दूसरा भी किंग आए या फिर तीसरा एस आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग जब एक किंग निकल चुका हो इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब दोनों किंग निकल चुका हो। इसका आपको आंसर बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या हो जाएगी, इसका आंसर लिखा मैंने, किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4 अपॉन में 52, क्योंकि टोटल किंग कितने होते हैं 4। अब एक किंग निकल चुका है तो फिर से किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में 51, एक कार्ड कम हो जाएगा। और एस की प्रोबेबिलिटी जब दोनों किंग निकल चुका हो, 2 किंग निकल चुका हो, तो एस कितने होते हैं 4, तो फेवरेबल हो जाएगा 4 और 2 किंग के निकल जाने से टोटल कार्ड कितना बचेगा 50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, इसमें बोला गया है एक बॉक्स के अंदर 12 अच्छे ऑरेंज है और 3 खराब ऑरेंज है। अब बोला गया 3 रैंडम ऑरेंज निकाला गया और अगर तीनों अच्छा होता है तो बॉक्स जो है सेल होने के लिए अप्रूव्ड हो जाएगा। तो उस बॉक्स के सेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो सेल ये तभी होगा जब हम 3 ऑरेंज निकालें और तीनों क्या हो गुड, यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड
इंटू गुड, यही आपको थ्योरम लगा देना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड जब एक गुड निकल चुका हो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड जब 2 गुड ऑरेंज निकल चुका हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुड ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 12/15 हो जाएगा, इंटू एक गुड ऑरेंज निकल गया तो 11 बच गए, तो 11/14 हो जाएगा। और उसके बाद फिर से गुड की प्रोबेबिलिटी, तो गुड ऑरेंज बचा 10 और टोटल 2 ऑरेंज निकल चुके हैं, तो टोटल ऑरेंज में से कितने बचेंगे, 13। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है बच्चों, जिसमें एक इवेंट के होने या नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दूसरे इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड नहीं करता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए डज नॉट अफेक्टेड बाय ऑकरेंस ऑफ बी, सच इवेंट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। यानी एक इवेंट के होने या नहीं होने से दूसरे इवेंट के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे 2 एग्जांपल है, किसी क्वेश्चन को स्टूडेंट ए के जो थ्रू सॉल्व किया जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी, उसी क्वेश्चन को अगर कोई दूसरा स्टूडेंट सॉल्व करता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन बाय ए डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन बाय स्टूडेंट बी। यानी एक क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट अगर सॉल्व करता है तो उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी दूसरे स्टूडेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी से। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट इवेंट। 2 स्टूडेंट अगर क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व कर रहा है तो ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। उसी तरह से जब 2 कॉइन को टॉस करते हैं हम, तो एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पे हेड आए या टेल आए उस पर डिपेंड नहीं करता। ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट के एग्जाम्पल है। जैसे देख लीजिए, ए और बी अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो बी के होने या नहीं होने से ए के प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हमने क्या पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका हो, तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसका आंसर सीधे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो बी की प्रोबेबिलिटी ए के होने या नहीं होने पर डिपेंड नहीं करेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा। क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो तो उसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा, पीछे मैंने बताया ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही होगा, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इधर चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही है वो मेन रिजल्ट कि 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो इस रूल को फॉलो करेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। अगर 3 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये तभी होगा जब इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अब मैंने 2 एग्जांपल ही बता दिए इंडिपेंडेंट इवेंट के। उसी तरह देखिए, इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे याद रखो कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर जैसे इंटरसेक्शन आएगा दोनों अलग अलग लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सीधे सीधे इंटू हो जाएगा जब ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। उसी तरह से इसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसमें भी लिखा जाएगा अलग अलग सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद रखिए ये सिर्फ तभी लिखाएगा जब ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होगा।
उसी तरह ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हुआ एटलीस्ट ए के होने की प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी मतलब होता है एटलीस्ट ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन, ए या बी के एटलीस्ट होने की प्रोबेबिलिटी वो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस फुल प्रोबेबिलिटी में से आपको क्या करना है, दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को क्या कर देना, माइनस कर देना। ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, फुल प्रोबेबिलिटी में से दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एटलीस्ट एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें क्या बोला गया, अ डाई इज थ्रो, और इवेंट ई क्या है, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। एक डाइस को फेंका गया, इवेंट ई बता रहा है नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, इवेंट एफ है नंबर इज इवन, और आपको चेक करके बताना है क्या ई और एफ जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इवेंट ई और एफ को चेक करके बताना है ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो अभी देखिए, एक डाइस को जब फेंकेंगे तो टोटल केस कितना हो जाएगा, 6। इवेंट ई में क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा। एफ है नंबर इज इवन, इवन नंबर में आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 2 फेवरेबल 2, और टोटल केस कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, फेवरेबल केस 3 और टोटल केस 6, अंतर कितना आ जाएगा 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी इन दोनों में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट है, तो फेवरेबल केस 1 और टोटल केस 6। तो आप गौर से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, 1/3 इंटू 1/2 यानी कि 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बी क्या है, 1/6, यानी ये दोनों क्या हो गया, इक्वल। और पीछे मैंने आपको बताया दो इवेंट जब इंडिपेंडेंट होता है, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। अगर ये इक्वल नहीं आता तो इवेंट क्या होता, नॉट इंडिपेंडेंट। देखिए एक और क्वेश्चन ले लिया इंडिपेंडेंट इवेंट को समझाने के लिए। ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी पी है और यूनियन की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, और आपको बोला पी की वैल्यू निकालो जब ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा हमारे पास 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दे रखा पी जो के निकालना है। और क्योंकि ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो दो इवेंट जब इंडिपेंडेंट होता है तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, सीधे सीधे इनटू हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू 1/2 प्लस में पी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया पी। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू पी माइनस p/2, ये p/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू p/2। तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/5। तो आंसर क्या आएगा, 1/5। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, बेस थ्योरम को समझने के लिए मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें क्या बोला गया, दो बैग है, बैग 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। अब बोला गया एक बॉल को रैंडमली किसी एक बैग में से निकाला गया और वो रेड मिला,
वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू बैग एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेड, और वो बॉल रेड मिला। अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग 1 में से निकला हो, या आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी हो कि वो जो रेड बॉल निकला वो सेकेंड बैग से निकला है। इसमें आपको बेस थ्योरम का यूज़ करना है। तो इसमें पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोनों में से एक बॉल को रैंडम निकाला गया और वो बॉल मिला रेड। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो रेड बॉल मिला है वो बैग 1 में से मिला है, या ऐसा भी पूछ सकता है कि जो रेड बॉल मिला वो बैग 2 से मिला है। बट इसमें पूछा जा रहा है कि जो रेड बॉल मिला है वो बैग 1 से मिला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेस थ्योरम के हर क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ लेना है, E1, E2 और A। तो यहाँ पे 2 बैग है तो E1 को लिख देना चूजिंग द बैग 1, E2 को लिख देना चूजिंग द बैग 2, और कॉमन इवेंट जो A होगा इस केस में क्या हो जाएगा, ड्रॉन बॉल इज रेड। और आपसे क्या पूछा गया है, एक बॉल निकाला और वो रेड मिल गया, जो चीज़ मिल चुका वो नीचे लिखेंगे, रेड बॉल मिल गया है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग 1 में से मिला, तो ऊपर लिखना E1, अगर बैग 2 बोलता तो ऊपर लिखते E2। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये सेम चीज़ लिख देना है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अब प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। ये आपको फॉर्मूला लिख देना। अब इसमें चारों की प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो इस केस में सेम ही होगा। 2 बैग में से एक बैग को लेने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 की ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 का मतलब हुआ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1, जो चीज़ हो चुका है वो नीचे लिखा होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो ऊपर। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1, तो बैग 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3, और टोटल केस क्या है 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 का मतलब हुआ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सेकेंड बैग, तो सेकेंड बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5, और अपॉन में टोटल कितना है 11। अब हमने ये निकाल लिया, ये चारों चीज़ निकाल लिया, बस आपको इसमें पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए बच्चों, बेस थ्योरम को समझने के लिए एक और एग्जांपल लिया अच्छा था। इसमें क्या बोला गया है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम। एक आदमी है जो 3 बार सच बोलता है 4 बार में, यानी उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ही थ्रो अ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, और उसने एक डाइस को फेंका और बोला कि 6 आया है। अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सच में 6 आया हो। देखो, अगर वो सच्चा आदमी होता पूरा 100%, तो अगर उसने 6 बोला है तो 6 ही आया होता, लेकिन वो 100% सच नहीं बोल रहा है, 3 आउट ऑफ 4 टाइम सच बोल रहा है। और उसने बोला डाइस को फेंक करके, और उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया है। तो लेकिन आपको बताना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक्चुअल में 6 आया है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बोला है E1, E2 और A लेना है। तो E1, E2 यहाँ पे क्या हो जाए, 2 डिफरेंट इवेंट क्या क्या हो जाएगा, या तो आदमी सच बोलेगा पर्सन स्पीक ट्रूथ, और या तो वो झूठ बोलेगा तो पर्सन स्पीक लाई। E1, E2 हो गया। और कॉमन इवेंट A क्या होगा, ही रिपोर्ट 6। और आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6, यानी कि उसने 6 रिपोर्ट किया है। तो नीचे हो गया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअल में 6 आया हो। तो एक्चुअल में 6 तभी आएगा जब वो सच बोलेगा। तो आपको E1/A निकालना है। इसका फॉर्मूला लगाइए बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और सेम नीचे लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब ये चारों की वैल्यू निकाल लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि आदमी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है 3/4 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 3/4, यानी हो जाएगा 1/4।
और ये हो जाएगा A/E1 का मतलब हुआ वो रिपोर्ट करे 6 जब वो सच बोल रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सच में 6 आया हो, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/6। और इसका मतलब हुआ वो 6 रिपोर्ट करे लेकिन वो झूठ बोल रहा हो, तो 6 रिपोर्ट करे और झूठ बोल रहा हो, इसका मतलब ये हुआ कि 6 नहीं आया होगा। कौन सा नंबर आया होगा 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 5 आया, इनमें से कोई नंबर आया होगा। तो इनमें से कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6। ये चारों चीज़ निकल गया, इसमें पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A आ जाएगा बच्चों 3/8, यही आपका आंसर होगा।